मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्लास, जो कि आपका है स्टाफिंग। अभी तक हम लोग हमारे फंक्शंस पढ़ रहे थे अपने मैनेजमेंट के। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हमने प्रिंसिपल्स देखे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो करने चाहिए। फिर उसके बाद हमने बिजनेस एनवायरनमेंट देखा कि हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने हमारा स्टार्ट करा क्लास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज योर प्लानिंग। हमने प्लानिंग पढ़ी। अगर हमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, हमें हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग देखा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारे बिजनेस के अंदर क्या कितने लोग होने चाहिए, क्या कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, क्या मैन्युफैक्चर करना है, सारा हमने एक फ्रेमवर्क रेडी कर लिया एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब हमारी बारी आती है स्टाफिंग। जब हमने हमारा सारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क रेडी कर लिया, तो उसमें उन जॉब्स को काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए ना, स्टाफ भी तो चाहिए जो उन चीजों को, उन जॉब्स को जो है वो रेगुलेट करे। तो वही चीज हमें स्टाफिंग के अंदर पढ़नी है क्लास। क्या देखिए, स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है स्टाफिंग के अंदर क्लास। सबसे पहले स्टाफिंग होता क्या है, व्हाट इज स्टाफिंग, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तो सबका मतलब एक ही होता है, जरूरत। इम्पोर्टेंस, क्या जरूरत है, नीड, क्या जरूरत है, बेनिफिट, क्या जरूरत है, एडवांटेजेस, इसके क्या फायदे ऑफ स्टाफिंग। फिर स्टाफिंग इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, स्टाफिंग में उसका क्या रोल है, स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है क्लास। स्टाफिंग के अंदर जब हम स्टाफिंग करते हैं लोगों की, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है। जैसे हमने अभी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा था कि हम लोग कैसे देखेंगे कि हमें कैसे क्या फ्रेमवर्क बनाना, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। उसी तरीके से हम स्टाफिंग का देखेंगे। देन उसके बाद हम प्रोसेस के बाद देखेंगे क्लास की इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है स्टाफिंग के, यानी कि एलिमेंट्स क्या है, इसके एस्पेक्ट्स क्या है स्टाफिंग के। 3 होते हैं। सबसे पहले हम रिक्रूट करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं कि लोगों को बोलते हैं आके ज्वाइन करो। उसके बाद हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं लोगों को कि कौन लोग हमारे ऑफिस के, हमारे फैक्ट्री के, हमारे बिजनेस के जॉब के लायक है, जिनको हम रख सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन हमारी जॉब के हिसाब से मैच करती है। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी डेवलपमेंट की जाती है। आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड्स, ट्रेनिंग के मेथड्स 2 पढ़ेंगे हम लोग, ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने हैं। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग उठाते हैं मीनिंग। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का असली मतलब क्या होता है क्लास देखिए। फाइंडिंग द राइट पर्सन, एक सही पर्सन को चुनना फॉर द राइट जॉब, सही जॉब के लिए, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर हमें अकाउंटेंट रखना है तो हम लोग एक बीकॉम पास, एमकॉम पास पर्सन को ही रखेंगे ना, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से है, जो कि वो अकाउंटेंट है, वो अकाउंट्स का काम कर सकता है। उसी तरीके से वही बोल रहे हैं कि राइट जॉब पे हम राइट पर्सन को उसकी राइट क्वालिफिकेशन के साथ रखेंगे, दैट इज नोन एज योर स्टाफिंग। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, रिक्रूटमेंट करना स्टाफिंग के अंदर, सेलेक्ट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, अगर उन्होंने काम अच्छा किया उनको कंपेंसेशन देना, उनका प्रमोशन करना, उन्हें मोटिवेट करना ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोवाइड देम गुड वर्किंग कंडीशन, और उन्हें एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना ताकि वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वो अच्छे से परफॉर्म करें। नेक्स्ट, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि वो ये बोल रहे हैं आपका मैनेजरियल फंक्शन है कि हम लोगों को जो जगह हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर खाली है ना, उसे हमें फिल करना है पोजीशंस के साथ। जो पर्सन जिस पोजीशन पे फिल हो रहा है, जो जिसके लायक है, उसे उस पोजीशन के ऊपर लेकर आना। नेक्स्ट, पहले क्या होता था क्लास, ट्रेडिशनली स्कोप क्या होता था, जब हम लोग पहले के जमाने में, पहले के टाइम पे जब हम लोग स्टाफिंग करते थे ना, पहले के टाइम पे स्टाफिंग के नाम पे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड करा जाता था कि हाँ भाई टू फिलिंग जॉब ऑफ पोजीशन ओनली, यानी कि ये नहीं देखा जाता था कि वो उस काम के लायक है या नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन उस काम के हिसाब से है या नहीं है। बस हमें एक पर्सन चाहिए जो कि वो काम संभाले। पहले के टाइम पे ऐसे होता था, बट इन टुडेज इरा, आज के टाइम पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन।
सिर्फ उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हम स्पेशलाइज और एक्सपर्ट्स को ही ढूंढते हैं जो काम हमें करवाना है। अगर हम लोगों को मशीन रन करवानी है तो हम लोग मशीन के हिसाब से एम्प्लॉयज को सर्च करेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। अगर हमें हमारी कंपनी में मैनेजर रखना है, हमें मैनेजर की जरूरत है, टॉप लेवल मैनेजर की जरूरत है, तो हम उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे एज ए मैनेजर रखेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी 12th पास आया और वो मैनेजर बन गया, इस हिसाब से नहीं होता। आज के टाइम पे हम लोग उसकी स्पेशलाइजेशन देखते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की, हम लोग उसके एक्सपर्ट्स, हम लोग ये देखते हैं कि उस काम में कितना एक्सपर्ट है, उसके बाद हम लोग उसे उस पोजीशन के ऊपर फिल करवाते हैं, परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रेफर टू हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू कैंडल स्टाफिंग फंक्शन। क्लास की जो लार्ज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एमएनसीज होती हैं, बहुत बड़े बड़े रिलायंस जैसी कंपनीज होती हैं, लोग क्या करते हैं, इनके पास ना एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से इन लोगों के पास स्टाफिंग फंक्शन के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या होता है क्लास? दिस डिपार्टमेंट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसका नाम HRD होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यही 3 मेथड्स को फॉलो अप करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो डिपार्टमेंट यही काम करता है, स्टाफिंग का काम करता है कि किस तरीके से हम लोग हमारे कंपनी के अंदर राइट पर्सन लेकर आए फॉर द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन। सो क्लास, ये था हमारा स्टाफिंग का मीनिंग। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस। सो क्लास, अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, एडवांटेजेस देख रहे हैं, नीड और बेनिफिट्स, चारों चीजों का मतलब सेम है। तो स्टाफिंग की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके एडवांटेजेस है? सबसे पहला इसका देखो क्लास, एडवांटेज बताने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ स्टाफिंग के बारे में, कि जितना अच्छा स्टाफ आपका होगा, जितना एफिशिएंट स्टाफ होगा ना, आपके मार्केट के अंदर उतनी अच्छी पोजीशन होगी। दैट यू हैव टू गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द मार्केट। क्या? फर्स्ट पोजीशन इन द मार्केट। ओके, बट जितना इनएफिशिएंट स्टाफ होगा, उसको काम करना नहीं हो तो आता होगा, सही पर्सन जो है वो सही जॉब पे नहीं है, सही क्वालिफिकेशन के साथ नहीं है, जितना इनएफिशिएंट स्टाफ होगा आप उतना ही मार्केट के अंदर डाउन आते चले जाएंगे। ठीक है, तो देयर शुड बी एफिशिएंट स्टाफ फॉर योर कंपनी और फॉर योर बिजनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे पहला, अगर एफिशिएंट स्टाफ आपकी बिजनेस के अंदर है तो पहली चीज, फिल द वैकेंट पोजीशंस। हम लोग क्या करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि आपकी जो वैकेंट पोजीशंस होती है उनको फिल करता है। कैसे? थ्रू स्टाफिंग एम्प्लॉयज आर अपॉइंट टू फिल द जॉब पोजीशन। अब स्टाफिंग फंक्शन से तो हम लोगों को क्या करते हैं, पोजीशन के ऊपर रखते हैं ना, कि हाँ भाई ये मैनेजर की पोजीशन के लिए, ये एम्प्लॉयज की पोजीशन के लिए, ये CEO की पोजीशन। क्या होता है, वो स्टाफिंग फंक्शन से तो होता है ना। तो स्टाफिंग फंक्शन का सबसे पहला एडवांटेज हो गया दैट इट फिल्स द वैकेंट पोजीशन। ठीक है, सेकेंड है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि जो राइट पर्सन राइट जॉब के लिए अकाउंटेंट है, तो उसको हम लोग, जिसने मास्टर्स कॉमर्स में कर रखी होगी, MCOM कर रखी होगी, हम उसे ही रखेंगे ना। जिसने BTech कर रखी होगी, MTech कर रखी होगी, उसे थोड़ी ना आप अकाउंटेंट के लिए रख लेंगे। और रखेंगे भी तो वो इनएफिशिएंट स्टाफ के अंदर आ जाएगा, वो एफिशिएंट स्टाफ में तो नहीं आएगा, उसने उसकी पढ़ाई तो नहीं कर रखी। एम आई राइट? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि स्टाफिंग फंक्शन का सबसे अच्छा और बड़ा एडवांटेज क्या है, दैट यू फिल द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो एम्प्लॉयज आर गिवन जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। यानी कि एम्प्लॉयज को जो जॉब दी जाती है क्लास, वो उनके क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसका थर्ड एडवांटेज है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। ऑब्वियस सी बात है क्लास, जब हमने हमारी पोजीशन फिल करी और उसके क्वालिफिकेशन और स्किल के हिसाब से करी कि हाँ, जो जिस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, हमने उसी पर्सन को वो जॉब दी, तो हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की ग्रोथ होना, हमारे एंटरप्राइजेस की ग्रोथ होना ऑब्वियस सी बात है कि होगी ग्रोथ बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ है, सारा स्टाफ आपको टाइमली काम करके दे रहा है, आपका टाइम से सब कुछ हो रहा है, सेल्स अच्छी हो रही है, प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है क्लास। सो मोटिवेटिंग देम, हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंट स्टाफ को मोटिवेट करते हैं सो दैट दे ऑलवेज गिव देयर बेस्ट एफर्ट्स, ताकि वो लोग अपना बेस्ट एफर्ट्स दें और हमारे एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रोथ करती है। नेक्स्ट एडवांटेज है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब जो जिस काम के लिए है
जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसे पता है कि मुझे रिसोर्स को कैसे यूज करना है, फिजिकल रिसोर्स हो चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो और चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो। तो वो यही कह रहा है कि ह्यूमन यूटिलाइजेशन होता है आपका बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज का इसके अंदर, कि जो जिस सीट के लिए है, जो जिस जॉब के लिए जिसकी क्वालिफिकेशन है उसे उसी पोजीशन पे बिठाया जाता है। Find the number and type of employee required so there are no chances of overmanning and shortage of personnel। हम लोग हमारी एम्प्लॉयज हमें कितने चाहिए, कितने तरीके के चाहिए और कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितनी की रिक्वायरमेंट है, हम लोग पहले ये चीज देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं ताकि कोई भी हमारा ओवरमैनिंग ना हो, कोई भी शॉर्टेज ना पड़े हमें एम्प्लॉय को लेकर ना। ये था आपका फोर्थ एडवांटेज। फिफ्थ एडवांटेज पे आते हैं, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। ये है ना, अब एक बात होता है, अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, अगर आपके पास ह्यूमंस नहीं होंगे, अगर आपके पास फिजिकल रिसोर्स नहीं होंगे, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा, फाइनेंस रिसोर्स नहीं होंगे, तो आप कैसे आगे फंक्शंस को कर पाएंगे? क्या आप आगे कोई फंक्शन कर पाएंगे? नहीं। तो यही बात वो यहाँ बोल रहा है, दैट की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। बाकी फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो अदर फंक्शंस कैन बी कैरिड आउट विदाउट दिस फंक्शन। इस फंक्शन के बिना आगे के फंक्शंस नहीं चल सकते। बिकॉज अदर फंक्शंस वर्क आर टू बी परफॉर्म बाय दीज ह्यूमन बीइंग्स अपॉइंटेड बाय स्टाफिंग। और जितने भी फंक्शंस है वो सारे ह्यूमंस के बेसिस पे ही परफॉर्म किए जाते हैं, जिन्हें हम लोग स्टाफिंग के अंदर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो बिना ह्यूमन बीइंग्स के क्या फंक्शन होगा? कुछ भी नहीं होगा। और ह्यूमन बीइंग्स कैसे अपॉइंट करोगे? स्टाफिंग के थ्रू अपॉइंट करोगे। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग का मतलब है कि जो आज का इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, उसके अंदर कैसे हेल्प करता है। देखिए यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, एक ए ऑर्गेनाइजेशन है, एक बी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपके 3 एम्प्लॉयज है। अब ए के अंदर तो है स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं, जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सही तरीके से जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किस जॉब की, उसी के हिसाब से उनको जॉब पोजीशन दी गई है। वहीं पे आपका बी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अनस्किल्ड एम्प्लॉय है, यानी कि जो एम्प्लॉयज है वो स्किल्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स यूज कर रहे हैं। वही सेम फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स ए ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, वही बी और यूज कर रही है। बिकॉज एफिशिएंट स्टाफ कैन विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स इजीली। कैसे हो पाएगी? ए ऑर्गेनाइजेशन कैसे विन कर पाएगी ओवर बी ऑर्गेनाइजेशन? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉय है, वर्क को तरीके से करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे, और जल्दी करेंगे तो मार्केट के अंदर फर्स्ट पोजीशन लेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। वहीं पे जो आपके अनस्किल्ड एम्प्लॉय हैं, पहले उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा कि क्या काम कैसे होता है, तब वो लोग आगे काम करेंगे। कितने में तो वो पीछे रह जाएंगे आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से। तो वही चीज वो बोल रहा है, गिव एम्प्लॉय प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलप देयर स्किल्स, मोटिवेट देम टू गेट देयर बेस्ट। जो स्किल्ड है उनको और अच्छे से ट्रेनिंग दो, उनको डेवलप करो, उनकी स्किल्स को, उन्हें मोटिवेट करो ताकि वो अपना जो बेस्ट दे रहे हैं वो उससे भी अच्छा बेस्ट दे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रखने के लिए। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका हेल्प्स इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब देखो ये जॉब सेटिस्फेक्शन में हेल्प करता है और एम्प्लॉय का मोरल जो है उसे इंक्रीज करता है। कैसे इंप्रूव करता है? बाय गिविंग देम ट्रेनिंग, प्रमोशन, मोटिवेटिंग देम, गिव देम गुड वर्किंग कंडीशन। जब कंपनी बिजनेस एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है, ट्रेनिंग देती है, नई नई टेक्नोलॉजी सिखाती है, उन्हें प्रमोट करती है, उन्हें जब पहले वो नीचे लेवल पे होते हैं वहां से उन्हें उठा के वो अपर लेवल पे डालती है, तो एक एम्प्लॉय को ऑटोमेटिकली मोरल बढ़ता है कि देखो कंपनी हमारे लिए इतना सोचती है, कंपनी हमारे लिए इतना करती है कि पहले जब मैं आया था तो मेरी पोजीशन क्या थी और आज की डेट में मैं कितने अपर लेवल पे आ गया हूँ। तो ये जो प्रमोशंस, मोटिवेटिंग, ट्रेनिंग दिलवाना और अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, सबसे बड़ी बात कि हाँ भाई हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस प्लान जो है हम लोगों को इतना अच्छा वर्किंग कंडीशन दे रहा है। तो इन सबसे क्या होता है कि हमें एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है और हमारे एम्प्लॉय का क्या होता है, मोरल इंक्रीज होता है। सो क्लास ये देखिए हमने हमारे एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की, स्टाफिंग की क्यों जरूरत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस कि स्टाफिंग प्रोसेस कैसे होता है। यस क्लास, अब हम लोग हमारा स्टाफिंग प्रोसेस सीख रहे हैं कि स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। हमने ये देख लिया स्टाफिंग फंक्शन जो इसका मतलब क्या होता है,
फिर हमने देखा कि उसकी जरूरत क्या है। अगर हम स्टाफिंग करते हैं फंक्शन को तो क्या क्या अच्छा होता है, उसके क्या एडवांटेजेस है। अब हम लोग देख रहे हैं स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से स्टाफ को रखा जाता है, किस तरीके से हायर किया जाता है। करेक्ट। तो पहला स्टेप स्टेप नंबर 1 दैट इज योर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। अब सबसे पहले आप ये भी तो देखोगे ना कि आपको अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में कितनी मैन पावर की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है। फाइंड द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। आपको कितने लोगों की जरूरत है। आपको फॉर एग्जांपल मैं स्कूल की बात करूं तो भाई कितने टीचर्स की जरूरत है, कितने क्लैरिकल जॉब के लिए आपको कितने लोगों की वहां पे बैठने की जरूरत है क्लैरिकल के लिए। तो ये सारी चीजें पहले जज करोगे ना, देखोगे ना, एनालाइज करोगे। तो वही बोल रहा है फर्स्ट इज योर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, फाइंड द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और उन्हें लाना कहाँ से है। क्या बैकवर्ड क्लासेस से लाना है, माइनॉरिटीज से लाना है, या वुमेन फोर्स लेकर आनी है। किस चीज कहाँ से आपको उन एम्प्लॉयज को लेकर आना है, हायर करना है। उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस। आप क्या करोगे क्लास, सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस करोगे। आपने ये देख लिया कि कितने लोगों की जरूरत है और कैसे। अब ये कैसे एनालाइज करोगे कि कितने लोगों की जरूरत है, कितने टाइप के लोगों की जरूरत है। उसके लिए 3 स्टेप्स दे रखे हैं, दैट इज योर वर्कलोड एनालिसिस। पहले फाइंड नंबर इन टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स, यानी कि सबसे पहले ये देखोगे कि पूरा वर्कलोड जो है, जो हमारी कंपनी के अंदर, जो हमारे बिजनेस के अंदर जो वर्कलोड एनालिसिस हम लोग करेंगे कि कितने लोगों के काम की जरूरत है, यानी कि कितने लोग हैं, कितनी जॉब जो है वो खाली है हमारी कंपनी के अंदर, कितने लोगों के लिए जॉब वेकेंट है। उन जॉब को देखोगे, पहले सबका एनालाइज करोगे अच्छे से। फिर उसके बाद देखोगे वर्क फोर्स एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स फिलहाल जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वो लोग ओवरबर्डन्ड है, क्या उनको हमने ज्यादा काम दे रखा है, या फिर वो अंडरबर्डन्ड है, या फिर उनके पास काम नहीं है। देखो एस्टिमेट करने के लिए भी 3 स्टेप्स बता रही हूँ। सबसे पहले बताया कि वर्कलोड एनालिसिस, कि हाँ भाई हमारे पास कितना काम है, कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है। उसके बाद अपना वर्कफोर्स देखोगे, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, क्या वो लोग ओवरबर्डन्ड है, उनके पास काम बहुत ज्यादा है, या फिर उनके पास काम कम है। और थर्ड नंबर पे देखोगे, कंपैरिजन करोगे। थर्ड नंबर पे क्या, वर्कलोड इज ग्रेटर देन वर्कफोर्स। अगर लोग कम है और लोड ज्यादा है काम का, तो इट्स अंडर स्टाफिंग, अपॉइंट मोर पीपल्स। अब क्या करोगे, जब काम ज्यादा है और वर्कफोर्स कम है तो अपॉइंट करना स्टार्ट कर दोगे लोगों को। तब आ जाओगे, देखोगे कि हाँ भी अब हमें पता चल गया हमें कितने लोगों की जरूरत है, हमने एनालाइज कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर वर्कफोर्स ज्यादा है, लोग ऑलरेडी ज्यादा है, तभी तो हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं, तभी तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, इसी से पता चलेगा हमें। अगर वर्कफोर्स ज्यादा है, लोग ज्यादा है और काम कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, ओवर स्टाफिंग हो गई आपके यहाँ पे कि हाँ भाई लोग ज्यादा हो गए। रिमूव और ट्रांसफर एम्प्लॉय, या तो लोगों को आप हटाना स्टार्ट कर दोगे अपने एम्प्लॉयज को, या फिर आप उनका ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दोगे। तो इन 3 स्टेप से हमें ये चीज एस्टिमेट हो जाती है कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे आते हैं रिक्रूटमेंट। पहले हमने एनालाइज कर लिया 3 स्टेप्स के थ्रू कि हाँ भाई हमें कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज की हमें जरूरत है। अब हम लोग रिक्रूट करेंगे कैसे, देखिए, इंड्यूस पीपल टू अप्लाई द जॉब, लोगों को बताएंगे कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए। मैनेजर ट्राइज दैट मोर एंड मोर पीपल अप्लाई फॉर जॉब सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस फॉर बेटर कैंडिडेट। अब मैनेजर ये कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें इस जॉब के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बेटर और मैक्सिमम चॉइस मिल सके। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतने नए आइडियाज आएंगे, उतने नए तरीके के आपके पास माइंड आएंगे, तो उनके पास ज्यादा चॉइस होगी और उनमें से फिर वो लोग अपना बेटर कैंडिडेट को चूज करेंगे। फिर देन फुलफिल द रिक्वायरमेंट इनसाइड। अगर देखो ये भी होता है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमें अगर एम्प्लॉय की जरूरत होती है हम इंटरनली ट्रांसफर वगैरह करवा लेते हैं, इंटरनली सब कुछ हो जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, अगर हम लोग रिक्रूट करते हैं इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, यानी कि अपने बिजनेस के कंपनी के अंदर से, तो हम लोग ट्रांसफर भी करवा सकते हैं और प्रमोशन भी करवा सकते हैं। कि हाँ भी हमें एक मैनेजर की जरूरत है, एक एम्प्लॉय है हमारे पास, उसे पता है कि मैनेजर का वर्कलोड क्या होता है और कितना होता है, ही नो दैट। तो क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय को हम लोग प्रमोट कर देंगे एज अ मैनेजर कि भाई आप आके मैनेजर की पोजीशन को
संभालिए। तो ये क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। ये इससे क्या फायदा है क्लास, एक तो इकोनॉमिकल होता है, पैसे खर्च नहीं होते, दूसरा ये फास्ट होता है, जल्दी से हो गया ना, हम लोगों ने इनसाइडली अपना रिक्रूट कर लिया। बट लेकिन अगर आउटसाइड से अगर हम लोग करते हैं, दूसरा होता है फ्रॉम आउटसाइड, उस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज न्यूज़पेपर आता है क्लास, उसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसमें न्यूज डालते हैं हम लोग, और बहुत सारे मीडिया के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करते हैं कि हाँ भाई हमारी कंपनी में इन पोजीशंस के लिए विद दिस क्वालिफिकेशन जो जॉब्स है वो वैकेंट है, आइए और आके अप्लाई करिए। तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट, हमने एनालाइज कर लिया, देख लिया, फिर उसके बाद हमने रिक्रूट कर लिया लोगों को, दोनों चीजें हो गई। अब बात आती है सिलेक्शन की क्लास। अब हमें लोगों को सेलेक्ट करना है, लोगों ने हमारे कंपनी में अप्लाई कर दिया, अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, चूज मोर सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब, जो हमें सबसे सुटेबल लगेगा, हमें लगेगा कि हाँ हमारी जॉब के लिए, हमारी कंपनी के अंदर इस जॉब के लिए ये पर्सन की ए पर्सन है, उसकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है इस जॉब के लिए, उसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो हम लोग इसे ही रखेंगे। तो जो सबसे बेस्ट होता है ना, सुटेबल कैंडिडेट होता है, उसे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। दिस प्रोसेस में इन्वॉल्व रिटर्न टेस्ट। अब इसके अंदर सिलेक्शन के अंदर रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है। जीडी इज योर ग्रुप डिस्कशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ग्रुप डिस्कशंस करवाती हैं ताकि उन्हें पता चले कि हाँ भाई जो एम्प्लॉय है वो सफिशिएंटली बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है। अगर उसे हम लोग अपने टॉप लेवल के सामने ले जाके खड़ा कर दें तो ऐसा तो नहीं है कि वो बोल ही नहीं सकता। तो ग्रुप डिस्कशन में उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी भी देखी जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, और भी बहुत सारे आपके इस तरीके के टेस्ट वगैरह होते हैं ताकि उस एम्प्लॉय को हम लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, देन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इस प्रोसेस के अंदर क्लास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो लेस होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट के टाइम पे हमारे पास 10 पीपल्स ने आके 10 एम्प्लॉयज ने 10 लोगों ने आके क्या करा, रिक्रूट करा कि हाँ भाई हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं पे जब सिलेक्शन की बात आती है तो इन 10 में से सिर्फ हम लोग एक को तो सिलेक्ट करेंगे अगर हमारे पास जॉब सिर्फ एक है तो नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पे 9 तो रिजेक्ट हो गए और सिलेक्ट कौन हुआ, सिर्फ एक हुआ। तो इस वजह से इसका दूसरा नाम है नेगेटिव प्रोसेस। इसको क्या कहा जाता है, दैट इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर रिजेक्शन वाले एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सिलेक्टेड एम्प्लॉयज। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों सिलेक्शन किया जाता है, बेस्ट अमंग द अवेलेबल, ताकि हमें बेस्ट मिल सके। पता चला किसी ने सबसे पहले आके अप्लाई करा, हमने उसे रख लिया, बट लेकिन उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा कहते हैं एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा क्वालिफाइड है, वो ज्यादा स्किल्ड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ज्यादा अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। हमें वो चीज पता ही नहीं थी, हमने तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो इसीलिए सिलेक्शन होता है कि हम लोग बेस्ट ले सके जितने भी अवेलेबल हैं उनमें से। नेक्स्ट, मेक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, सर थोड़ी सी मस्ती के लिए कई बार इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी सी मस्ती के लिए जॉब निकली हुई है चलो भर देते हैं, तो वो लोग ना सीरियसली नहीं लेते हैं चीजों को। तो कंपनीज जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए भी रखती है ताकि जो कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सीरियसली लें इस चीज को कि कंपनी कितनी सीरियस है, थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में चीजें हो रही हैं, जो ये प्रोसेस हो रहे हैं, ये सब कितने सीरियसली लिए जाते हैं। सो क्लास मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, अब हम लोग आगे नेक्स्ट हमारा 4th स्टेप देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस का। यस क्लास, अब हम लोग हमारा 4th स्टेप देखते हैं। अभी हम लोगों ने 3 स्टेप देख लिए। पहले हम लोग देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमें कितनी मैन पावर की जरूरत है, फिर हम रिक्रूट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी कंपनी में आइए, हमारी कंपनी में जॉब वैकेंट है। देन आफ्टर दैट हम लोग सेलेक्ट करेंगे लोगों को। सिलेक्शन के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नेक्स्ट आपका स्टेप आता है क्लास 4th स्टेप, दैट इज योर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हमने सिलेक्ट कर लिया, मैंने बताया था ना कि 10 मेंबर्स हैं, 10 आपके आए थे लोग अप्लाई करा था, उसमें से हमने एक को सिलेक्ट कर लिया। अब जब हमने उसको सिलेक्ट करा ना, सिलेक्ट करने के बाद अब हम उसकी प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, ऑक्यूपाइंग द
ऑफ पोस्ट बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट, दैट सेलेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, हमने सेलेक्ट कर लिया, गिव अपॉइंटमेंट लेटर, अब हम उसे अपॉइंटमेंट लेटर देंगे कि भाई आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आके आप ज्वाइन करें। तो दिस इज नोन एज प्लेसमेंट, कि हम लोग हमारी वेकेंट प्लेस को फिल कर देंगे। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज, उन एम्प्लॉयज से हम लोग हमारे न्यू एम्प्लॉय को मिलवाते हैं। हम लोग बताते हैं कि हाँ भाई हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये न्यू पर्सन है, इसको अगर किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो वो आप हेल्प कर दीजिए। हम लोग पुराने मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ये बात बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली मैनेजर टेक न्यू एम्प्लॉय ऑन ग्राउंड एंड मेक हिम फैमिलाइज विद एवरीवन। मैनेजर क्या करता है, न्यू एम्प्लॉय को पूरी ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, सब कुछ बताता है, अपनी पूरी ऑफिस या फैक्ट्री जिसमें भी हमने हायर किया उसे दिखाएगा, राउंड लेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये है, और उसे सब लोगों से फैमिलाइज करवाता है कि हाँ भाई ये हमारा न्यू एम्प्लॉय और ये हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, दोनों को एक दूसरे से मिलवाते हैं। तो इसे कहते हैं ओरिएंटेशन। सो क्लास फोर्थ स्टेप था हमारा, उसको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, हमने उसे हायर कर लिया, अब हमने उसे सबसे मिलवा भी दिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि अब मान लो हमने उसे हायर तो कर लिया, अभी उसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेलिंग नहीं पता, तो उसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताते हैं, ट्रेन करते हैं कि हाँ भाई आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। वो स्किल्ड है, वो क्वालिफाइड है, उसे पता है, लेकिन उसे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसे वहाँ के तौर तरीके, वो सब उसे सिखाने में, ट्रेन करने में थोड़ा सा टाइम निकलता है। जैसे टू इम्प्रूव कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट लेवल के बारे में बताते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। टू मोटिवेट देम, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। टू डेवलप देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स अच्छी है तो और अच्छी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। It all bring effectiveness and efficiency in organization. Organization may have in-house training centers or can arrange some institutions to provide training. Organizations क्या करते हैं क्लास की, या तो उनके सेंटर्स के अंदर ही, उनके हाउस यानी कि उनके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज को या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, इनकेस न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती है जो कुछ इंस्टीट्यूशंस को, सिर्फ वो इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करवाती है, उन इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करवाते हैं और अपने एम्प्लॉयज को, चाहे न्यू एम्प्लॉय और चाहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग दिलवाने से हमारे एम्प्लॉय की और अच्छी डेवलपमेंट होती है। सो क्लास ये तो थे मेन आपके 5 स्टेप्स। वहीं पे ही आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एक बात बताऊं कि जहाँ पे आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वेयर देयर इज नो HR डिपार्टमेंट, जहाँ पे कोई HR डिपार्टमेंट नहीं होता, वहाँ पे और भी आपके 3 स्टेप्स और हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर। वो 3 स्टेप कौन से हैं, हम लोग आगे वो 3 स्टेप्स और देखते हैं क्लास। स्टेप नंबर 6 दैट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। बिग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो ये 5 आपके हो गई जहाँ पे HR डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर HR डिपार्टमेंट नहीं है, उनके आगे कंटिन्यू 3 और आपके स्टेप्स आते हैं, जिसमें से आपका 6th कह लो या 1st कह लो, दैट इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होता है क्लास, evaluate performance of employee against some standard and that standard is known to employee in advance। हम अपने एम्प्लॉय को बता देते हैं कि भाई आपका स्टैंडर्ड क्या है प्रोडक्शन का, आपको एक दिन में कितनी प्रोडक्शन करनी है, हम उन्हें एडवांस में बता देते हैं। फिर उसके बाद हम उन्हें इवेलुएट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, क्या वो एम्प्लॉय वो काम कर पा रहा है, क्या वो अपना स्टैंडर्ड अचीव कर पा रहा है, जो स्टैंडर्ड उसे एडवांस में बता दिया गया है। उनको उसको परफॉर्मेंस की उसको इवैल्यूएट करने के बाद सुपीरियर क्या करता है, देन सुपीरियर प्रिपेयर फीडबैक रिपोर्ट ऑन इट। अब अगर उसने कर लिया अचीव तो सुपीरियर अच्छी फीडबैक देगा, अच्छा फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, रिपोर्ट बनाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाया, जो आप लोगों का स्टैंडर्ड एडवांस में एम्प्लॉय को बता दिया गया था, अगर वो स्टैंडर्ड एम्प्लॉय अचीव नहीं कर पाया तो जो सुपीरियर है वो नेगेटिव रिपोर्ट बना देगा, नेगेटिव फीडबैक रिपोर्ट बना देगा।
ठीक है जी, हमने हमारे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी चेक कर ली, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कर लिया। देन उसके बाद सेकेंड लास्ट हम क्या करते हैं, अगर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगर हमने बोला कोई प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं एक दिन में, उसने 11 बना दिए, 12 बना दिए, उस केस में क्या होगा, दैट वी प्रमोट और करियर प्लानिंग। उसके बाद हम लोग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि हाँ ये जो हमारा एम्प्लॉय है काफी अच्छा एम्प्लॉय है, एफिशिएंट है काम करने में, इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट के बेसिस पे एम्प्लॉयज आर गिवन प्रमोशन विद मोर पे। तो एम्प्लॉय को क्या होता है, प्रमोशन दे दिया जाता है। जब मैनेजर ने, सुपीरियर ने अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट बताया कि एम्प्लॉय तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करवा सकता है, या एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो फिर आपके जो टॉप लेवल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉयज को प्रमोट करते हैं, या तो पे एक्स्ट्रा देके, उनकी पे बढ़ा के, या जॉब सेटिस्फेक्शन करके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उनको किसी भी तरीके से वो लोग प्रमोट करते हैं और उनकी करियर प्लानिंग करते हैं कि हाँ, ठीक है। तो ये था आपका प्रमोशन एंड करियर। अब लास्ट स्टेप देखते हैं कि लास्ट स्टेप क्या है। यस क्लास, अब हम लोग पहुंचते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। अभी तक हम लोगों ने हमारे 7 स्टेप्स देखे स्टाफिंग प्रोसेस के। उसके बाद अब लास्ट स्टेप आता है कंपेंसेशन। अरे भाई, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय इतना अच्छा वर्क कर रहा है तो उसे कंपेंसेट भी तो करोगे ना, ताकि वो आपकी जॉब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और ना जाए। जब वो अपना एफर्ट्स दिखा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपना एफर्ट्स दिखाएगी। कैसे? उनको कंपेंसेशन देके, पे करके, रिवॉर्ड करके, या फिर कोई भी अदर इंसेंटिव्स उनको देके, अदर देन सैलरी। सैलरी से हटके जब हम कुछ करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, दैट इज इंसेंटिव। या तो उन्हें डायरेक्ट पेमेंट देगी, क्या वेजेस बढ़ा देगी, सैलरी बढ़ा देगी, इस टाइप से, या फिर वो इन्हें इनडायरेक्ट पेमेंट कर देगी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, कि हाँ भाई अगर आप बीमार पड़ जाते हो, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप दिखाइए डॉक्टर के, खर्चा कंपनी उठाएगी। उसी तरीके से इंश्योरेंस करवा दिया कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का कि भाई इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं, कल को कुछ हो जाए तो हम इंश्योरेंस का सारा पेमेंट, प्रीमियम वगैरह जो भी देना है वो हम पे करेंगे, एक्सेट्रा। अब देखिए, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट 2 तरीके से करती है क्लास। कैसे ऑर्गेनाइजेशन? पहला टाइम बेस्ड पेमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट का मतलब है सैलरी, वेजेस पेड ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। यानी कि जो आपको सैलरी और वेजेस पेड करी जाती है वो या तो डेली बेसिस पे, या वीकली बेसिस पे, या मंथली बेसिस पे दी जाती है। ये होता है टाइम बेस्ड पेमेंट। वहीं पे जो परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होती है ना, उसके अंदर ये देखा जाता है दैट नंबर ऑफ पीसेस या यूनिट्स आपने कितने प्रोड्यूस करे हैं एम्प्लॉय ने, तो अगर जितने उसने करे हैं उस हिसाब से उसे पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये था आपका टाइम बेस्ड पेमेंट और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन टाइम बेस्ड पेमेंट के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को कुछ बोनस या फिर इंसेंटिव्स भी दे देती है। वहीं पर ये ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसीडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर फिक्सिंग कंपेंसेशन। जब वो एक कंपेंसेशन डिसाइड करती है ना, तो उसके दिमाग में कुछ फैक्टर्स होते हैं, सच एज लेबर लॉ, कि लेबर लॉ क्या कह रहा है, उसे लॉ को भी तो अपने माइंड में रखना है ना कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसी थोड़ी है वो कुछ भी उठा के दे देगी। मिनिमम वेज पेमेंट एक्ट क्या कहता है वो भी अपने माइंड में रखती है। यूनियन पॉलिसीज क्या कहती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनियन का बहुत रूल होता है क्लास, बहुत बड़ा रोल होता है यूनियन का, कि यूनियन पॉलिसी क्या कहती है। तो वो कंपेंसेशन को डिसाइड, फिक्स करने से पहले इन सारे फैक्टर्स को अपने माइंड में रखते। सो क्लास, आज की वीडियो में हम लोगों ने हमारे 3 टॉपिक पढ़े। आई होप कि वो तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा आपका स्टाफिंग प्रोसेस आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग हमारे मैन पावर को एस्टिमेट करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की नीड है। उसके बाद हम उन्हें रिक्रूट करेंगे, यानी कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट देंगे, बोलेंगे लोगों को कि आके आप अप्लाई करेंगे। जब लोगों की एप्लीकेशन आ गई, फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किसी एक को तो सेलेक्ट करोगे उसके जॉब के हिसाब से। देन आफ्टर दैट उसकी प्लेसमेंट करोगे, उसे ओरिएंटेशन करवाओगे, यानी कि उसको जॉब लेटर दोगे और सब लोगों से, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाओगे। आफ्टर दैट उसको ट्रेनिंग करवाओगे और उसकी डेवलपमेंट करोगे। ट्रेनिंग यानी कि जो जितना उसको आता है उसको और सिखाओगे और उसके और डेवलपमेंट कराओगे, ताकि उसका मोरल इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये तो था आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे आपके HR डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन जहाँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जहाँ HR डिपार्टमेंट नहीं होते, वहाँ पे ये 3 स्टेप्स और फॉलो होते हैं। क्या क्या?
सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल, हम लोग हमारे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने उसे दिया है प्रोडक्शन का, क्या वो स्टैंडर्ड से कम बना पा रहा है या ज्यादा बना पा रहा है या उतना ही बना पा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बेसिस पे जो सुपीरियर होता है वो आगे फीडबैक देता है, रिपोर्ट देता है। आफ्टर दैट अगर उसका फीडबैक अच्छा आया, पॉजिटिव आया, उसको प्रमोशन दिया जाता है, उसकी करियर प्लानिंग की जाती है एम्प्लॉय की। आफ्टर दैट उसकी करियर प्लानिंग होगी, उसको प्रमोट कर दिया, लास्ट में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कर अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या करती है, उसे कंपेंसेशन देती है। सो क्लास, स्टाफिंग का मतलब सीखा हमने ये सीखा कि स्टाफिंग फंक्शन क्यों जरूरी है, और लास्ट में हमने इसका पूरा प्रोसेस देखा कि स्टाफिंग फंक्शन होता कैसे है। प्लीज क्लास लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करना कि क्या समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप नहीं आया, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको क्लियर कर सकूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।